चलिए आज बात करते हैं साल 1987 की एक ऐसी सच्ची घटना की जो सच में दिल दहला देती है। ये कहानी है मजूमदार परिवार की जो एक नए घर में शिफ्ट होते हैं, पर उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घर की दीवारों के पीछे उनका क्या इंतजार कर रहा है। तो ये जो कहा गया है ना कि ये एक वाकई दिल दहला देने वाली कहानी है, ये कहानी आपकी रूह कपा देगी। मतलब ये कोई मजाक नहीं है। ये शब्द ही काफी हैं ये बताने के लिए कि हम किस तरह के खौफ की बात करने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे घर से जो इतना सस्ता था कि यकीन करना मुश्किल था। मजूमदार परिवार दिल्ली में बसने आता है और उन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं कि उन्हें किस तरह की चेतावनियां मिलने वाली थीं जिन्हें वो नजरअंदाज कर देंगे। चलिए पहले इस कहानी के किरदारों से मिल लेते हैं। सबसे पहले हैं परिवार के मुखिया रमेश मजूमदार, बिल्कुल प्रैक्टिकल आदमी जो भूत प्रेत में यकीन नहीं करते। फिर है उनकी पत्नी जो थोड़ी सेंसिटिव है, मतलब वो आसपास की एनर्जी को महसूस कर लेती थी। उनका एक 4 साल का बेटा है सार्थक, जो इस कहानी का एक अहम गवाह बनेगा, और एक और छोटा बेटा जो सिर्फ 2 साल का है, बेचारा इन सबसे बेखबर। तो बात है साल 1987 की। जगह है दिल्ली का गांधीनगर। परिवार ने एक घर की पहली मंजिल पर एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था। नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे एक बुजुर्ग मकान मालिक। अब घर का ये जो लेआउट है ना, इसे याद रखिएगा क्योंकि ये आगे कहानी में बहुत जरूरी साबित होगा। अब देखिए, ऐसा नहीं था कि उन्हें किसी ने आगाह नहीं किया। रमेश की खुद की बहन ने उन्हें एक बहुत बहुत सीरियस वार्निंग दी थी उस घर को लेकर। पर होता क्या है, घर का किराया बहुत कम था और वो बहन के घर के पास भी था। तो रमेश ने सोचा छोड़ो यार, और उस चेतावनी को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। और यही वो फैसला था जिस पर वो जिंदगी भर पछताने वाले थे। और बस उसी फैसले के बाद शुरू होता है बेचैन करने वाली घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला कि परिवार का पहला हफ्ता ही एक भयानक सपने में तब्दील हो जाता है। घटनाएं इतनी तेजी से बढ़ीं कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। सोचिए, 5वां दिन मां को एक परछाई दिखती है और उन्हें लगता है कि बगल वाले बंद कमरे में कोई है। 6ठा दिन बड़ा बेटा सार्थक चीखता है कि मां ऊपर थी जबकि वो तो नीचे खड़ी थी। 7वां दिन रात में सोते सोते मां का कंबल कोई खींच लेता है और फिर एक सील बंद खिड़की से गुर्राने की आवाज आती है। और 8वें दिन हद हो जाती है। सार्थक को बिस्तर से धक्का दिया जाता है और उसकी मां को सीढ़ियों से। अब तक जो मां को बस एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी, वो अब सीधे सीधे खौफ में बदल चुकी थी। साफ था कि वो जो भी अनदेखी ताकत थी, उसका मेन टारगेट वही थी। पर उनके पति रमेश, वो तो इन बातों को बस उनका वहम समझकर उड़ा देते थे। और फिर वो ताकत बच्चों की तरफ मुड़ गई, जो सबसे ज्यादा डरावना था। सार्थक को तो धक्का दिया ही गया, पर जो छोटा बेटा था उसे अक्सर एक अदृश्य, मतलब इनविजिबल चीज के साथ खेलते और हंसते हुए देखा जाता था। सोचिए, एक बच्चा हवा में देखकर खिलखिला रहा है, कितना खौफनाक मंजर होगा। और अब तक जो सिर्फ एहसास था, जो सिर्फ हरकतें थीं, वो एक सीधी सीधी धमकी में बदल गई। एक रात मां के कान में एक औरत की आवाज फुसफुसाई, यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। अब कहानी का रुख बदलता है। अब बारी थी उस पिता की जिसे कोई सबूत चाहिए था। वो इंसान जो इन सब चीजों को बकवास समझता था, अब उसे कुछ ऐसा देखने को मिलने वाला था जो नामुमकिन था। पर सवाल ये था, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ लॉजिक पर चलता हो, उसे यकीन दिलाने के लिए आखिर क्या करना पड़ता, क्या होना बाकी था? तो एक रात रमेश कमरे में अकेले बैठकर एक खत लिख रहे थे। तभी पीछे की गली की तरफ जो खिड़की थी, वो भी सीलबंद, उस पर किसी ने खटखटाया। अब ये नामुमकिन था क्योंकि वो खिड़की 1st फ्लोर पर थी, वहां बाहर कोई खड़ा नहीं हो सकता था। रमेश को लगा शायद कोई चोर है। हिम्मत करके वो उठे और सामना करने के लिए उन्होंने पर्दा खींचा, पर पर्दे के पीछे कोई चोर नहीं था, बल्कि उससे कहीं ज्यादा खौफनाक कुछ था। हवा में तैरती हुई एक लड़की। वो लड़की सीधे रमेश की आंखों में आंखें डालकर बोली, यहां से जिंदा निकलना चाहते हो या मैं सबको मार डालूंगी। बस उस एक पल में रमेश का सारा शक, सारा लॉजिक, सब कुछ खत्म हो गया। अब खतरा बिल्कुल सामने था और यकीन करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो थी उस घर से भागने की जद्दोजहद। परिवार ने फौरन घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मकान मालिक की एक अजीब सी रिक्वेस्ट अभी बाकी थी।
उस रात के बाद रमेश ने एक पल भी इंतजार नहीं किया। अगली सुबह पहली फुर्सत में उन्होंने घर खाली कर दिया। वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने 1 महीने का किराया और सिक्योरिटी डिपॉजिट तक वापस नहीं मांगा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने परिवार को ये नहीं बताया कि उन्होंने क्या देखा था। और जब रमेश ने मकान मालिक को बताया कि वो अभी के अभी घर छोड़ रहे हैं, तो मकान मालिक का जो रिएक्शन था वो बहुत ही अजीब था। उसने कहा, अरे एक काम करो, परिवार को 15 दिन के लिए गांव भेज दो, तुम तब तक हमारे साथ रह लेना। मतलब ये कैसी बात हुई? ऐसा लगा जैसे वो सब कुछ जानता था। और आखिर में उस घर का वो दुखद राज खुलता है। उस बंद कमरे की खौफनाक कहानी आखिरकार सबके सामने आ ही जाती है। तो बाद में पड़ोसियों से पता चला कि मकान मालिक की एक 22 साल की बेटी हुआ करती थी। वो किसी लड़के से प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, पर उसके घरवाले राजी नहीं थे। जब उन्होंने साफ मना कर दिया तो उस लड़की ने उसी कमरे में, जी हां, जो मजूमदार परिवार के कमरे के ठीक बगल में था, अपनी जान दे दी। और गुस्से और शर्म के मारे उसके माँ बाप ने उसका अंतिम संस्कार भी ढंग से नहीं किया। और कहते हैं बस इसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो उसी घर में भटक रही है। और सुनिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी पता चला कि उनसे पहले जो किराएदार रहते थे, उनका बेटा भी छत से गिरकर मर गया था। और मरने से पहले अस्पताल में उसने यही कहा था कि उसे किसी ने धक्का दिया था। तो मतलब साफ था, मजूमदार परिवार उस आत्मा का पहला निशाना नहीं था। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब किसी जगह पर इतनी तकलीफ, इतना दुख और इतना दर्द इकट्ठा हो जाता है, तो क्या वो दर्द कभी उस जगह को छोड़कर जाता है या हमेशा के लिए वहीं बस जाता है?